नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लुसेंट बुक के अंतर्गत पॉलिटी सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर यानी भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास को शुरू करेंगे और इसके अंतर्गत जो जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट दिए गए हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी और उसके बाद जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, तो दोनों युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कब्जा हो गया, यानी यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर बहुत सारे एक्ट पारित किए थे जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, जो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इस अधिनियम का जो है अत्यधिक संवैधानिक महत्व माना जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी कि अब कंपनी पर जो ब्रिटेन की संसद था उसका यह नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। यानी एक गवर्नर जनरल होता था और उसके बाद उसके परिषद में 4 अन्य सदस्य होते थे जो मिलकर सरकार चलाते थे। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था और अन्य 3 न्यायाधीश में चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड शामिल थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। उसके बाद है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी में आया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया और इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। पहले जो था कि कलकत्ता की सरकार थी केवल कलकत्ता के लिए, बंगाल के लिए ही विधि बनाने का काम करती थी, लेकिन जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 ईस्वी में, इसके तहत अब बंगाल के सरकार को, कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान कर दिया गया। उसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आया और इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। फिर 1793 ईस्वी में आया चार्टर अधिनियम और इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम और इस अधिनियम के मुख्य विशेषताएं इस प्रकार दिए गए हैं। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया और उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। यानी कि अब भारत के साथ जो उसका एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन अभी भी चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए उसका एकाधिकार रहा और कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश
नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। और उसके बाद है 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा दी गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया और अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का बंद किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है। उसके बाद 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया और इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यहाँ पर दी गई है। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। उसके बाद है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। देखिए, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने जाते थे। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। भारत में शासन चलाने के लिए संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज सचिव की भी नियुक्ति की गई और वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था और उसी का वाक अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय हुए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट है उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।